आज हमारी सिमर संदेश की टीम नव पदभार संभालने वाले व्यक्तित्व शिक्षाविद प्रोफेसर कामेश्वर झा जी के आवास पे है। कामेश्वर झा इससे पूर्व भी रूसा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कल ही इन्होंने दूसरी बार रूसा का पदभार संभाले हैं। आइए प्रोफेसर कामेश्वर झा जी का स्वागत करते हैं सिमर संदेश के चैनल पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सिमर संदेश आपसे जानना चाहता है, आप इससे पूर्व भी अपना एक टर्म रूसा में व्यतीत किए हैं। आपने रूसा को एक ऊंचाई तक ले गए हैं। अभी आपकी क्या योजनाएं हैं रूसा में पदभार संभालने के बाद? आप इसको किस गति में पूर्व में आगे बढ़ाए और अब कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें क्या योजनाएं हैं? 31 मार्च 2019 को 5 साल की कार्यावधि पूरी करके मैं निवृत्त हुआ था। 14 में नीतीश कुमार जी ने मुझे वो भार दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अभी एक पद आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं कोई बैठने का भी जगह आपको नहीं दे रहा हूं, कोई स्थान नहीं दे रहा हूं, कोई कार्यालय नहीं दे रहा हूं, कुर्सी टेबल और यहां तक कि स्टूल भी मैं नहीं दे रहा हूं। सारी व्यवस्थाएं आपको करनी होंगी। एक चपरासी भी मैं नहीं दे रहा हूं जो एक गिलास पानी आपको पिलाएगा। बिहार में बहुत से लोग हैं, विशिष्ट विद्वान हैं, लेकिन वे लोग इतना नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगा कि एक आप हैं कि आपके बारे में मैंने पढ़ा है, किताबों में भी पढ़ा है और पत्रिका में भी पढ़ा है कि कई कॉलेजों के आप प्रधानाचार्य हुए और उसमें लिखा था, अनुपम उपहार में लिखा था, एक मायानंद राय ने लिखा था कि जहां भी गए अपनी छाप छोड़ गए। वो चीज मैंने पता भी लगाया। हर कॉलेज की आपने तरक्की की, तो मैं संगठन बनाने का भार आपको दे रहा हूं। पहले 5 वर्ष में हमने संस्था का निर्माण किया, कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा ऑफिस बनाया। 339 करोड़ रुपया बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को भारत की सरकार से आज तक एक वर्ष में कभी नहीं मिला। मूल संसाधन के लिए अनुदान वो मैंने दिलाया। जिस विश्वविद्यालय का स्वयं मैं छात्र हूं, मिथिला विश्वविद्यालय का, पहला अनुदान 20 करोड़ का उसको मैं नहीं दिलाया। फिर संस्कृत विश्वविद्यालय पास में है, उसको भी 20 करोड़ मैंने दिलाया। बिहार विश्वविद्यालय का मैं प्री से पीजी तक छात्र था, उसे भी 20 करोड़ मैंने दिलाया। और इस तरह भागलपुर को, पटना वुमेन्स कॉलेज को, एएन कॉलेज पटना को, तो वो उसमें मैंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस बार 14 महीना से वो जगह रिक्त था। नीतीश कुमार के सामने में कई बायोडाटा था, कई लोगों ने आवेदन भी दिया था। उन लोगों का नाम उचित नहीं है बोलना। उन सब लोगों पर उन्होंने विचार किया। विचार करने के बाद उनके मन में आया कि जो चुनौती है, एक नई चुनौती सामने आ गई है। पहले से ही एक चुनौती है कि बिहार में सकल नामांकन दर देश के अनुपात में, जो बिहार बहुत चीज में सबसे आगे है, वहां सकल नामांकन दर अधिकांश राज्यों से पीछे है। अधिकांश राज्यों से, सबसे पीछे नहीं है, अधिकांश राज्यों से पीछे है। वैसे हम लोगों के सेवा काल में 12% से बढ़कर 15.2 पर गया था, लेकिन कानूनन उसे 14 की मान्यता मिली, 14.7 की। तो पहला काम तो उन्होंने कहा कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है, 30 पर ले जाना है।
यह नीतीश जी की आज्ञा थी। तो यह मैं समझता हूं कि आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, ये मेरे मन में विश्वास है। दूसरी बात कि भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। ये 86 के बाद नई शिक्षा नीति पहली बार लागू हो रही है। मैं चाहता हूं कि उसके पीछे जो मिशन है और जो विजन है, वो मिशन और विजन सही सही बिहार की जमीन पर उतरे। उसके लिए मैं किसी जमीनी आदमी को ही ये काम दे सकता हूं, और आप मेरी नजर में जमीनी आदमी हैं, इसीलिए मैंने आपको ही चुना है। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी बिहार में आप शिक्षाविद हैं, बिहार में रोड, बिजली, सब कुछ में सुधार है, और अगर कहीं ना कहीं अगर आवाज़ आम जनमानस का उठ रहा है तो शिक्षा को लेके उठ रहा है और शिक्षकों को लेके उठ रहा है। जो वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मी हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो इसके विषय में आपकी क्या योजना है, कैसे? एक बात थोड़ा औपचारिक रूप में मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा हटकर, आपके विषय से, आपके प्रश्न से थोड़ा हटकर, लेकिन जयकर बाबू की उपस्थिति का लाभ उठाकर, उज्जवल व्यक्तित्व का लाभ उठाकर मैं बोलना चाहता हूं कि बिहार के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार जो आज करता है कल सारा भारत करता है, अब परसों सारी दुनिया करती है। इसे नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। 1985 की 86 की शिक्षा नीति में स्वर्गीय सम्मानीय राजीव गांधी ने शिक्षा का नाम बदलकर कर दिया था मानव संसाधन विकास। जी। जब नीतीश कुमार 2005 में हुए तो पहला काम उन्होंने किया कि मानव संसाधन विकास के नाम को काटकर उन्होंने इसको शिक्षा विभाग कर दिया। जी। फिर मानव संसाधन विकास में भी नीतीश कुमार के पहले की जो सरकार थी, उस सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन का अलग मंत्री, हाई स्कूल का अलग मंत्री, उच्च शिक्षा का अलग मंत्री, 3 मंत्री बनाया था और 2 राज्य मंत्री बनाया था। 5 मंत्री थे बिहार में, मानव संसाधन के 5 मंत्री थे, उसको उन्होंने 1 मंत्री रखा, शिक्षा मंत्री, 1 मंत्री। और शिक्षा नीति की जिसकी बात आप कर रहे हैं, वित्त रहित शिक्षा नीति जिस सरकार की मैं बात कर रहा हूं उसकी देन नहीं थी। उसके पहले की जो सरकार थी, उससे 8 वर्ष पहले की जो सरकार थी, 90 से 8 वर्ष पहले की सरकार, उसकी देन थी। वो कुख्यात नीति थी, कर्कश थी, वो अत्याचारी नीति थी कि आप कॉलेज खोलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कॉलेज चलाएंगे, समाज की सेवा करेंगे, शिक्षा कल्याणकारी योजना है, और आपको हम 1 पैसा की मदद नहीं देंगे, यहां तक कि बिजली का जो किराया है वो भी आपसे वसूलेंगे। तो ये अत्याचारी नीति थी। नीतीश कुमार जी ने पहला पहल किया, इस कुख्यात वित्त रहित कुख्यात शिक्षा नीति को उन्होंने समाप्त किया। समाप्ति के बहुत दिनों के बाद मदन मोहन झा जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को उन्होंने शिक्षा आयुक्त बनाया। उस समय शिक्षा आयुक्त प्रधान सचिव होता था, वो पद उन्होंने दिया। और स्वर्गीय मदन मोहन झा IAS ने टैलेंटेड जितना उतना ही ईमानदार, उन्होंने इसे सख्ती से लागू करना शुरू किया। लेकिन उस समय जो दुर्भाग्यवश शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उनको सताया। नीतीश जी को ये बात पहुंची, नीतीश जी ने उस शिक्षा मंत्री को हटा दिया और मदन मोहन झा की इज्जत को बचाया, फ्री हैंड दिया। लेकिन नियति कुछ अपने ढंग से काम करती है। ये वित्त रहित कॉलेजों की नियति विधाता ने ही नहीं चाहा उस समय ठीक होना। मदन मोहन झा रहते तो उन्होंने पहले जो शिक्षा नीति लागू की थी, ये एग्जाम को क्राइटेरिया बनाकर परीक्षा में परीक्षा फल के आधार पर अनुदान दिया जाए
अनुदान का बंटवारा किस प्रकार किया जाए वो सिद्धांत नहीं तय कर सके। शिक्षक के अकाउंट में पैसा डाला जाए वो भी नहीं तय कर सके। और वो तो शुरू करने के लिए 1 वर्ष के लिए किए थे, 1 वित्त वर्ष के लिए। उसके बाद नीतिगत निर्णय होना था वेतन का, कितना वेतन। उनकी मान्यता थी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी प्रधानाचार्यों की, मैं उस मीटिंग में गया था। उन्होंने कहा था कि इंटर में सीनियर सेकेंडरी में जितना हम देंगे पैसा महीनवारी, उससे नॉमिनल 3 से 5 हजार तक ज्यादा करके हम देंगे डिग्री में। ये उनकी योजना थी। योजना लागू करने के पहले वे चले गए। दूसरा, जो कोई शिक्षा मंत्री शिक्षा आयुक्त हुआ, प्रधान सचिव हुआ, किसी की कोई भी नीतीश कुमार तक इस समस्या को पहुंचा नहीं सका। हां, टुकड़े टुकड़े में जो शिक्षा मंत्री हुए, अच्छे भले लोग जो भी हुए, उन्होंने टुकड़े टुकड़े में समस्या को पहुंचाया और ये पेशेवर राजनेताओं के हाथ में वित्त रहित शिक्षक चले गए। सभी स्तरों के वित्त रहित शिक्षक पेशेवर राजनीतिक समस्या का समाधान नहीं होने देते हैं। वो दुखड़ा को बनाकर रखते हैं, आक्रोश पैदा करते हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वित्त रहित शिक्षक अब उसी के शिकार हैं, नीतीश कुमार के नहीं, उनके शिकार हैं। इसका समाधान मैं चाहता हूं, बीच में मैं खड़ा हूं, अब उन्हें मैं बरकरार नहीं दूंगा। नीतीश कुमार के मन में स्वयं बहुत पीड़ा है कि मदन मोहन झा के आगे कानूनी सुधार करके उन लोगों की योग्यता को, उन लोगों की अर्हता को बढ़ाने का 4 साल उन्होंने अवसर दिया। बिना सृजित पद पर लोगों को पहले भुगतान होना था। भूषण पटेल जी ने ऑर्डर पास किया था कि जो रहेगा सृजित पद उसी को भुगतान होगा। उसको नीतीश जी ने ढीला किया, शाही जी ने ढीला किया और आज तक भुगतान हो रहा है। लेकिन उपयोगिता की जो स्थिति है, सही जिस शिक्षक का जो हक है वो नहीं मिल रहा है। उनके खाते में ईमानदारी से पैसा नहीं जा रहा है। इसमें शासी निकाय की भ्रष्ट भूमिका है। इस भ्रष्ट भूमिका को रोकने के लिए कलेक्टर को, ईमानदार एसडीओ को अब संलग्न किया जाएगा। सबके खाते में, जैसे आज किसान को डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, पुअर कार्ड होल्डर को होता है, तो शिक्षक के भी खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यह व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चलेगी। इसको बदलना होगा, वेतन के रूप में इसका परिवर्तन करना होगा। और नीतीश कुमार जी सैद्धांतिक रूप से इस बात के प्रति सहमत हैं। यदि ईश्वर ने उनको अवसर दिया तो मैं अपने सानिध्य का लाभ इस श्रेणी के शिक्षकों को दिलाऊंगा। और मैं समझता हूं कि तभी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का प्रतिशत भी पूरा होगा। और एक बहुत बड़ा वर्ग बुद्धिजीवी का है जो समाज की सेवा कर रहा है। यदि वित्त रहित कॉलेज बैठ जाए, वित्त रहित स्कूल बैठ जाए, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था बैठ जाएगी। तो इसलिए यही मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में मैं प्रयास करूंगा। जी, कहीं ना कहीं नीतीश जी आपसे काफी प्रभावित हैं, तभी आपको पुनः दोबारा आपको उपाध्यक्ष पद पे मनोनीत किए हैं। दर्शकों, मैं आपको बताऊं, शिक्षाविद प्रोफेसर जयशंकर झा जी शुभकामना देने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए हम जानते हैं जयशंकर झा जी कुछ शब्द शुभकामना के अपना बताएंगे। वस्तुतः हमारे लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है कि हमारे गुरु और राजनीति शास्त्र के प्रख्यात वेत्ता डॉक्टर कामेश्वर झा जी पुनः रूसा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। रूसा को पहली बार इन्होंने अपनी सूझबूझ और लगन के साथ खड़ा किया था। पहचान बनी थी रूसा की, और रूसा के माध्यम से बिहार के विश्वविद्यालयों को वित्त संपोषित करके उनकी मूलभूत संरचनाओं को विकसित करने की महती भूमिका का निर्वहन हमारे गुरुदेव ने किया था। अब जब पुनः इन्हें दोबारा इस पद पर आसीन कराया गया है तो हमें विश्वास है
कि आधारभूत संरचनाएं विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के तो सुदृढ़ किए ही जाएंगे, लेकिन वस्तुतः मानवतावादी हृदय है हमारे गुरुदेव का। और मैं इनके इस कक्ष में मदर टेरेसा के चित्र का अवलोकन कर रहा हूँ, सामने में महात्मा गांधी के चित्र का अवलोकन कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आखिर एक भारतवर्ष के सबसे बड़े अनाथालय श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम के लिए जिस अभियान का श्री गणेश दरभंगा के मानवतावादियों ने किया और जिसका आप नैतिक समर्थन निरंतर करते रहे, तो ऐसे मानवतावादी हमारे जो गुरुदेव हैं, इनके माध्यम से ही हमें विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अहल्या स्थान में उनका पदार्पण हुआ था, और एक बार जब वो पधारे और मैंने उनसे कहा कि कभी श्री राम यहाँ आकर के माता अहल्या का उद्धार किया, आप आज पधारे हैं तो अहल्या स्थान का उद्धार करें, और मेरी अध्यक्षता में 3 वर्षों के भीतर 15 करोड़ के कार्य वहां संपन्न हो चुके हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के समक्ष बातों को सही ढंग से परोसने की जरूरत है, और वो गुणग्राही हैं, तभी तो उनके चयन में हमारे गुरुदेव को पुनः यह अवसर मिला है। हम सब में फूले नहीं समा रहे हैं। मिथिलांचल के शिक्षा प्रेमी जितने भी हैं, हमारे वित्त संपोषित अंतर स्नातक महाविद्यालयों के बिहार के सचिव डॉक्टर पी.के. झा प्रवीण भी यहाँ हैं। तो प्रवीण जी को अभी बहुत ही आह्लादक क्षण था इनके लिए कि गुरुदेव ने जो कहा है, जो कुछ भी, तो वित्त रहितों की जो पीड़ा है वो हमारे गुरुदेव जानते हैं, और सही जगह सही मंच पर इस बात को रखते रहे हैं, रखते रहेंगे, और निश्चय ही अब इन लोगों के कष्ट का भी अंत होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के इस उपलब्धि पर, क्योंकि इनके अनुभव का लाभ पूरे बिहार को प्राप्त होगा, केवल मिथिलांचल को नहीं, तो मैं पुनः पुनः इनके सुंदर स्वास्थ्य के लिए, इनके सानंद जीवन की शुभकामनाएं देता हूं।